Hey everyone, this is Shani Danani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यूपी बोर्ड का सिलेबस, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, नीट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसी भी चीज़ की प्रेपरेशन करना चाहते हो, वो भी घर बैठे बिना कोई पैसे दिए, बिना कोई पेमेंट किए, दैट इज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ बिना किसी रुकावट के, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, दैट इज़ मैग्नेट ब्रेन्स। अब अगर आपको इतना कुछ एक्सप्लोर करना है तो आप डेफिनेटली अपना समय लिख कर, ढूंढ कर, स्क्रॉल कर कर तो वेस्ट करोगे नहीं। आपको चाहिए होगा कि काश सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में हमको मिल जाए, तो हम सीधे सीधे सेलेक्ट करेंगे हमको जो पढ़ना है और हम पढ़ लेंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ही के लिए, आपकी सुविधा के लिए प्रॉपरली अरेंज्ड फॉर्मेट में आपको प्रॉपर जो भी कोर्सेज हैं और जो भी रिस्पेक्टिव वीडियोस हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाता है ऑन आवर वेबसाइट magnetbrains.com। तो आपको बस करना क्या है, आपको सीधे गूगल पे जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है और आगे की कहानी कैसे कोर्सेज वगैरह एक्सप्लोर करते हैं सब बताऊंगी इन डिटेल इस वीडियो के अंत में। बट अभी के लिए फिलहाल हम बात कर सकते हैं आज के टॉपिक की, जो होने वाला है 100 ड्रेसेस 2 की समरी का डिस्कशन। तो हम इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में क्या हुआ। अब हमें ये भी पता चल चुका है कि 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में क्या हुआ एंड किस तरीके से स्टोरी का एंड हुआ है। बट क्यों ना हम इसे एक समरी के फॉर्म में भी देख लें, यानी कि चैप्टर जो हमने पढ़ा है करीबन 1 घंटे समथिंग का, हम उसको थोड़ा छोटे से ड्यूरेशन में अगर एक कंसाइज मैनर में, एक छोटे से मैनर में डिस्कस कर सकते हैं तो इट वुड बी ग्रेट। और साथ ही साथ आपको चैप्टर से हटके थोड़ी लाइन्स मिल जाएंगी जो आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर की समरी के साथ, जो कि होने वाला है 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो भाई स्टार्ट वैसे करेंगे, किसने लिखा है, कहानी में क्या बताया जा रहा है, और हम फिर आएंगे मेन मुद्दे पे। सो द 100 ड्रेसेस इज रिटन बाय एलेनोर एस्टिस। डेफिनेटली पूरी कहानी जो है वो एलेनोर एस्टिस या एल्सोर एस्टर करके भी आपको दिया जाता है, एक ही नाम है, ठीक है, कुछ भी आप लिख लीजिए। द 100 ड्रेसेस 2 इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये जो कहानी है ये क्या है, ये सेकंड भाग है, ये सेकंड पार्ट है आपकी कहानी द 100 ड्रेसेस 2 का। द सेकंड पार्ट टेल्स अस व्हाई वांडा पेट्रिन्स्की वाज नॉट कमिंग टू स्कूल। और हमें ये जो सेकंड पार्ट है वो ये बताता है कि वांडा पेट्रिन्स्की स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, यानी ऐसा क्या रीज़न था जिस वजह से वो स्कूल से एब्सेंट थी। क्योंकि पार्ट 1 में कहा गया है कि वांडा मंडे को एब्सेंट थी, ट्यूसडे को एब्सेंट थी, क्योंकि उनके कोई दोस्त थे नहीं, तो किसी ने ना ऐसा नोटिस नहीं किया कि अरे वांडा स्कूल नहीं आ रही है। बट वेंसडे को क्योंकि मैडी और पैगी बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए, जस्ट बिकॉज वो वांडा का इंतज़ार कर रहे थे उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो वो फिर नोटिस करते हैं कि अरे वांडा तो स्कूल में है ही नहीं। तो वो क्यों नहीं आ रही थी स्कूल, क्या रीज़न था, ये सब आपको पता चलता है इस कहानी में। The story also helps us to understand that we should not discriminate against anyone based on their appearance or any other factor. Also ये कहानी आपको एक बहुत ही मुख्य संदेश के साथ मिलाती है। डेफिनेटली कई और भी मैसेजेस हैं जो आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में मिल जाते हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, जाके आप देख सकते हो, जहां मैं बिल्कुल वीडियो जब खत्म होता है तो मैं आपको मैसेज ऑफ द स्टोरी, संदेश क्या है कहानी का, वो सब बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर का मतलब पार्ट 2 है ना, ये जो स्टोरी का, वो आपको ये चीज़ बताता है, ये चीज़ हाईलाइट करता है ये कि हमें कभी भी किसी पे ना किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि अलग है, ये अलग है, जस्ट बिकॉज या तो वो अजीब दिखते हैं, या आपको लगता है कि वो ना अलग दिखते हैं, या आपको लगता है कि वो अलग अजीब कपड़े पहनते हैं, या फिर इतने पैसे वाले नहीं हैं, वॉट एवर। कई चीज़ें हैं जिस पे बेस लोग भेदभाव करते हैं, जो गलत है, आपको कभी नहीं करना चाहिए। और वो चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है कि क्या होता है अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हो तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है, वो आपको पता चलता है। क्लियर? चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। सो द 100 ड्रेसेस को एलेनोर एस्टिस ने लिखा है। 100 ड्रेसेस पार्ट 2 कहानी का दूसरा भाग है। ऑब्वियसली ये जो है क्या है, ये भाई सेकंड भाग है आपकी पूरी कहानी का। दूसरा भाग हमें बताता है कि वांडा पेट्रिन्स्की स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, ऐसा क्या कारण था जिस वजह से वो विद्यालय में अनुपस्थित थी, वो नहीं आ रही थी। कहानी हमें यह समझाने में भी मदद करती है कि हमें किसी के भी रूप या किसी अन्य कारण के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। भाई कोई कैसा दिखता है, क्या पहनता है, कैसे कौन सी फैमिली है उनकी, कौन सी जगह से आ रहे हैं वो, आपको इन सब चीज़ों पे बेस्ड कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट या किसी के साथ भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है अगर आप उस इंसान से कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है द पर्सन इज गुड बाय नेचर, डेफिनेटली यू कैन बी फ्रेंड्स। अदरवाइज जस्ट डोंट, मतलब आप डिस्क्रिमिनेट मत करो, जस्ट डोंट टॉक टू देम लाइक दैट। फ्रेंडली नॉर्मल रहो, हेलो हाय करो, प्रॉपरली हंस हंस की बात करो, क्योंकि दैट इज समथिंग जो काइंडनेस में आता है, जो हमें डेफिनेटली होनी चाहिए। बट ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना क्या है, बहुत गलत बात है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
The story begins with all the students circling in the class as they are looking at the beautiful designs made by Vanda. ये कहानी की शुरुआत होती है कहाँ, जहाँ 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का अंत हुआ था, ठीक है। पार्ट 1 किस स्टोरी के पूरे क्या बोलते हैं मोड़ पे खत्म हुआ था, दैट वॉज कि बच्चे जो हैं वो सब अब एक लाइन में पूरे क्लासरूम में घूमकर चारों तरफ जो भी डिजाइन लगी थी वांडा के थ्रू बनाई हुई वो सब देख रहे थे, राइट। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होगी अब, जो कि पार्ट 2 है। तो अभी क्या कर रहे हैं बच्चे सब क्लास में जो है लाइन से पूरा गोल हो जाता है ना, लाइक चक्कर लग जाता है चारों तरफ, जो है वो ड्राइंग्स वो देख रहे हैं। और उसी वक्त वो ड्राइंग्स किसकी देख रहे हैं भाई, बनाई हुई ऑब्वियसली वांडा के थ्रू जो बनाई हुई है। देन अ मॉनिटर ब्रिंग्स अ नोट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर मिस मेसन। और इनकी क्लास में जो टीचर है वो कौन है भाई, मिस मेसन। और एकदम से प्रिंसिपल के ऑफिस से एक मॉनिटर मिस मेसन के लिए छोटा सा नोट यानी छोटा सा पत्र लेकर आते हैं। She reads it thoughtfully and asks the students to get back to their seats. अब मिस मेसन क्या करती है ना, इस लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ती हैं, बार बार पढ़ती हैं, अपना चश्मा एडजस्ट करती हैं, और उनके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही सीरियस है, जो उनके हाथ में पत्र है उसमें कुछ बहुत सीरियस है। और मिस मेसन भी चाह रही थी कि वो बच्चों से शेयर करें, तो वो क्या करती हैं, एकदम से क्लैप करके बोलती है बच्चों को, अटेंशन बच्चों, और अपनी अपनी सीट पे सब पहुंच जाओ, क्योंकि सब अभी घूमकर डिजाइन देख रहे हैं तो सब अपनी सीट से अलग हैं। तो क्या करती है मिस मेसन, सबको बोलती हैं कि भाई चुपचाप आके अब आप लोग अपनी सीट्स पे बैठ जाइए, और जैसे ही वो सीट पे सब बच्चे बैठ जाएंगे, क्लास में शांति हो जाएगी, तब वो बताएंगे उस लेटर में क्या लिखा है। क्लियर? चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। कहानी कक्षा में चक्कर लगा रहे सभी छात्रों के साथ शुरू होती है, क्योंकि वे वांडा द्वारा बनाए गए सुंदर डिजाइनों को देख रहे थे। चक्कर लगाने इन द सेंस वैसे घूम नहीं रहे थे, चक्कर लगाकर वो पूरी जो भी है बच्चे एक लाइन में क्या कर रहे थे, सारी डिजाइन देख रहे थे। फिर एक मॉनिटर प्रिंसिपल के कार्यालय से मिस मेसन के लिए एक नोट लाता है। वह इसे सोच समझकर पढ़ती है, बहुत बार बार ध्यान लगाकर सोच कर समझ कर पढ़ती रहती हैं, और छात्रों को अपनी सीटों पर वापस जाने के लिए कहती है कि भाई अपनी अपनी सीट पे सब लोग जो है वापस जाके बैठ जाओ, ऐसा मिस मेसन इनको कहती है, ठीक है। The note sent was a letter by Vanda's father. पहला लेटर आता है जो, वो कौन है भाई, कौन लिखते हैं वो, वांडा के पापा लिखते हैं। उनका नाम क्या है, जैन पेट्रिन्स्की। तो वांडा के जो फादर हैं जैन पेट्रिन्स्की, उन्होंने एक नोट यानी एक लेटर लिख के भेजा है मिस मेसन और बाकी की स्कूल अथॉरिटीज के लिए, और वही मिस मेसन पढ़ने वाली है। In the letter, Vanda's father informed her that Vanda and Jake will not come to the school anymore. उस लेटर में ये लिखा था कि वांडा के पिताजी इनको इन्फॉर्म कर रहे थे कि अब मेरी बेटी वांडा और बेटा जेक जो हैं वो आपकी स्कूल में नहीं आएंगे। They are shifting to a big city where no one will make fun of their names. और वो लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, एक बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, एक बड़ी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई इनके नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। तो ले दे के ये अपने लेटर में ये लिखते हैं जैन पेट्रिन्स्की कि डियर टीचर, मैं मेरी बेटी वांडा और मेरा बेटा जेक जो है वो आपके स्कूल में अब आज के बाद नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है इनका मजाक उड़ाना इनके नाम का, और इनको बार बार चिल्ला के पोलाक पोलाक बोलना, क्योंकि ये पोलैंड से हैं तो पॉलिश हैं, तो उस चीज़ का मजाक उड़ाना। तो हम लोग बिग सिटी में यानी बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन बिग सिटी। बहुत सारे अलग अलग लोगों के नाम होंगे जो आप लोगों के लिए फनी हैं, वैसे कई नाम होंगे बिग सिटी में, तो कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। और योर्स ट्रूली जैन पेट्रिन्स्की करके वो लेटर खत्म कर देते हैं। After reading the letter, Miss Mason was shocked and sad. Definitely Miss Mason मतलब सरप्राइज हो गई थी कि क्या चल रहा था, मतलब हमारे स्कूल में बच्चे इस तरीके से मजाक उड़ा रहे थे वांडा के नाम का, कि पेट्रिन्स की एक बड़ा सा नाम है, अजीब सा नाम है, और ये उनको पता नहीं था। तो मिस मेसन ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती हैं, साथ ही साथ वो बहुत दुखी भी हैं, क्योंकि इतनी प्यारी बच्ची जो है, जो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, गॉड गिफ्टेड है, कि उसने इतनी खूबसूरत डिज़ाइंस बनाई हैं, तो वो सब चीज़ें सोचकर उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि उसे स्कूल छोड़ के जाना पड़ा, जस्ट बिकॉज बच्चे जो हैं वो इतना ना समझी में आकर उन्होंने उसका इतना मजाक उड़ाया कि वो इतनी हर्ट हो गई थी, इतना ज़्यादा दिमाग और दिल पे लग गई थी बात उसकी फैमिली के, कि उन लोगों को दूसरे शहर में ही शिफ्ट होना पड़ा। She spoke to the class and told them that this was something very unfortunate and sad. और वो क्लासरूम में सारे बच्चों से बात करती हैं, उन्हें बोलती हैं कि देखो ये जो कुछ भी हुआ है आप सबको समझ आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट चीज़ है, साथ ही साथ ये बहुत दुखी होने की भी बात है, एक बहुत ही उदास सी बात है कि वांडा को स्कूल छोड़कर जाना पड़ा है। She also told the class that according to her, whatever was said and done was done in thoughtlessness. She asked the students to think about the matter. Also, Miss Mason इनको
सॉर्ट ऑफ वो समझ भी रही है ऐसा और वो चाह रही है कि ऐसा ही हो। साथ ही साथ उन्हें पता है कि बच्चे हैं तो जानबूझ के तो हर्ट नहीं किया होगा कि वांडा स्कूल छोड़ के चली जाए, ऐसा तो किसी के दिमाग में था भी नहीं, राइट। तो मिस मेसन कहती है कि देखो बच्चों, मुझे लगता है कि ऐसी अगर कोई भी चीज़ रूम 13 के बच्चे ने की भी है, कि वांडा का मजाक उड़ाया भी है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने जानबूझ के नहीं किया होगा, डेलिबरेटली नहीं किया होगा, बल्कि थॉटलेसनेस में, यानी कि बिना सोचे समझे ना समझ बनकर ये सब चीज़ें की होगी। कि आपको नहीं पता होगा कि इतना बड़ा इसका रिजल्ट होगा कि वांडा स्कूल छोड़ के, इवन शहर छोड़ के चली जाएंगी आप लोगों के तानों से परेशान होकर। तो जो कुछ भी हुआ है, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सब कुछ नासमझी में हुआ है, ये सब आप लोगों ने सोच समझ कर नहीं किया है, बट हाँ मैं चाहूंगी कि आप लोग इस बारे में ज़रूर सोचें। तो मिस मेसन चाह रही थी कि बच्चों की गलती तो है, बट जानबूझ के तो नहीं किया होगा, ये भी श्योरिटी उनको भी है, हमको भी है। तो मिस मेसन नहीं चाह रही थी कि वो कुछ ऐसा बोल दें या कुछ ऐसा एक्शन ले लें जिसकी वजह से और किसी बच्चे के दिल दिमाग पे बहुत ज़्यादा इशू पड़ जाए या फिर बहुत गहरा असर हो। तो इसीलिए उन्होंने उनको समझाया इनडायरेक्टली। साथ ही साथ बच्चों को ये भी बोला कि आपको इस पर सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज जितना ज़्यादा ये लोग इस चीज़ पे सोचेंगे, आज के बाद कभी किसी का मजाक फिर वो ये नहीं करने वाले कि मजाक उड़ाएं किसी का, जस्ट बिकॉज वो अजीब दिखते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं या फिर उनका नाम अलग है। क्लियर? ओके, चलिए इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। भेजा गया नोट वांडा के पिता जेन पेट्रिन्स्की का एक पत्र था। पत्र में वांडा के पिता ने उन्हें सूचित किया कि वांडा और जेक अब स्कूल नहीं आएंगे। वे एक बड़े शहर में जा रहे हैं जहां कोई उनके नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। पत्र पढ़ने के बाद मिस मेसन हैरान और उदास थी। उन्होंने कक्षा से बात की और उन्हें बताया कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात है। उन्होंने कक्षा को यह भी बताया कि उनके अनुसार जो कुछ कहा और किया गया वह बिना सोचे समझे किया गया है। उन्होंने छात्रों से इस मामले पर विचार करने को भी कहा कि देखिए सब लोग सोच समझकर इस चीज़ पे डिसीजन लीजिएगा कि जो कुछ भी हुआ है क्या ये सही है, कुछ गलत तो नहीं है, और क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था। इनडायरेक्टली वो चाह रही हैं कि बच्चे इस पे थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सोचें, ताकि वो ये गलती फिर ना दोहराएं। क्लियर? ओके। After Maddie got to know about Wanda, she was not able to focus on her studies. देखिए पैगी को भी डेफिनेटली चीज़ अच्छी नहीं लगी है, बट उसके दिमाग पे इतना ज़्यादा भी असर नहीं पड़ा कि वो गिल्ट फील कर रही हो, क्योंकि पैगी तो कभी जानती भी नहीं थी कि वो जो कुछ भी कर रही है वो वांडा को समझ भी आ रहा है, या फिर मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत चीज़ है, वांडा का दिल दुखेगा, वांडा को स्कूल छोड़ के घर छोड़ के जाना पड़ेगा, या फिर ये सब कुछ गलत है। पैगी के दिमाग में ये कभी आया ही नहीं। बट मैडी को पता था कि ये सब चीज़ें गलत हैं, पैगी को ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बट मैडी ने कभी भी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो जाके बोले पैगी को कि पैगी देखो ये गलत चीज़ है, हमें किसी का मजाक ऐसी कपड़ों पे या नाम पे नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैडी रियलाइज़ कर चुकी थी ऑलरेडी बहुत पहले, जब वांडा स्कूल में ही थी, कि ये सब कुछ बहुत गलत है, इट्स नॉट समथिंग जो करना चाहिए। फिर भी अपने बारे में सोचकर कि वो नेक्स्ट टारगेट ना बन जाए, वो स्टैंड सही चीज़ का नहीं ले पाती हैं, और इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है अंदर से। एंड दैट इज़ द रीज़न, जब से उनको लेटर का पता चला है, जब से उन्होंने जब से उन्होंने सुना है कि वांडा स्कूल छोड़ के चली गई हैं, शहर छोड़ के चली गई हैं, तब से वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पा रही है। शी फेल्ट गिल्टी फॉर बीइंग अ कावर्ड। शी वॉज लाइक कि पैगी ने जो किया वो गलत है, बट मैं उतनी ही गलत हूँ, क्योंकि मैंने तो सब कुछ गलत होते हुए देखा ना, और मुझे पता था ये सब कुछ रॉन्ग है, देन टू मैंने कभी बोला नहीं। तो मैं एक कावर्ड यानी डरपोक या कायर थी, और इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। Peggy never knew that she was being mean, but Maddie did not like it, yet she didn't do anything. तो Peggy was never aware of it. Peggy को कभी नहीं पता था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, मैं जो कर रही हूँ it should be something जो मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। But Maddie को पता था कि something is very uncomfortable, ये सही नहीं है, उसे खुद embarrassing फील होता था, बट उसने कभी कुछ किया ही नहीं वांडा को सपोर्ट करने के लिए। She decided to find Wanda and apologize to her. अब मैडी के दिमाग में चलता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे चीज़ें ठीक करनी है, और मैं सीधे वांडा को ढूंढूंगी, उसके पास जाऊंगी और उससे बोलूंगी कि देखो वांडा, जो कुछ भी हुआ हमने जानबूझ के तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा था, बट हाँ अब स्कूल आ जाओ, सब लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारी ड्राइंग सुपर्ब है, और अब हम लोगों से लड़ेंगे, जो भी तुम्हें परेशान करेंगे, तो स्कूल छोड़ के मत जाओ। तो ऐसा मैडी ने सोच लिया था कि मुझे जाके वांडा को तो ढूंढना ही ढूंढना है। सो आफ्टर स्कूल आवर्स पैगी टोल्ड मैडी टू दैट दे शुड गो एंड चेक वेदर वांडा हैज लेफ्ट द सिटी और नॉट। नाउ मैडी वाज लाइक उसे तो जाके ढूंढना है वांडा को, हो सकता है पैगी उसके साथ जाए या क्या, तो ये दिमाग में चल रहा था, बट पैगी से ऐसा कोई डिस्कशन हुआ नहीं था। बट होता क्या है, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो पैगी खुद मैडी के पास आके बोलती हैं कि चलो ना, क्यों हम जाके ना एक बार देख लेते हैं वो बच्ची स्कूल वूल शहर वह छोड़ के गई भी है कि नहीं। मतलब बहुत ही कैजुअली बोलती है पैगी, जो झूठा कैजुअलनेस था उसको भी जाके एक बार देखना था कि क्या वांडा सच में जा चुकी है। तो पैगी बोलती है, और मैडी को भी यही चीज़ चाहिए थी, तो वो खुश हो जाती है कि अरे वाह, पैगी ने भी यही सोचा।
बोथ ऑफ देम क्लाइम द हाइट्स एंड वर डिटरमिन्ड टू गो टू वांडास प्लेस। दोनों के दोनों बॉगिन्स हाइट्स चढ़ के जाते हैं जहाँ पे वांडा रहती है, और दोनों को ये था कि नहीं हम तो पहुंच ही जाएंगे वांडा के घर पे, और शाम होने से पहले पहुंच जाए, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए, ताकि हमें वांडा मिल जाए। मैडी wanted to tell her about winning the drawing competition and how the whole class believed that she was smart and all her designs were beautiful। मैडी के दिमाग में क्या चल रहा था? देखो, पैगी के दिमाग में ये चल रहा था कि अरे मुझे तो पता भी नहीं था वांडा इतनी स्मार्ट है, कि उसको समझ भी आ रहा था, मुझे लगा हमेशा कि वो मूर्ख है, डम है, एंड फिर भी देखो कि वो कितनी खूबसूरत ड्राइंग्स बना सकती है। तो पैगी वॉज लाइक कि मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको समझ आ रहा है कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। बट मैडी ये सब चीज़ें नहीं सुन रही थी, उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि बस वो जाए, वांडा से सॉरी बोले, वांडा को बताए कि सबको क्या लगता है, पूरा स्कूल सोचता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने कंपटीशन जीत लिया है, तुम्हारी डिज़ाइंस बहुत सुंदर हैं। तो मैडी के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ये सब जाके वांडा से बात करूंगी। क्लियर? चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। मैडी को वांडा के बारे में पता चलने के बाद वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। वह कायर होने के लिए दोषी महसूस कर रही थी। पैगी को कभी नहीं पता था कि वह मतलबी हो रही है, लेकिन मैडी को यह पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी उसने कभी कुछ नहीं किया। उसने वांडा को खोजने और उससे माफी मांगने का फैसला किया। स्कूल की छुट्टी के बाद पैगी ने मैडी से कहा कि वे जाकर देखें कि वांडा ने शहर छोड़ दिया है या नहीं। दोनों हाइट्स पर चढ़ गए, यानी बॉगिन हाइट्स पर चढ़ गए जो रास्ता है, और वांडा के घर जाने की ठान ली। मैडी उसे ड्राइंग प्रतियोगिता जीतने के बारे में बताना चाहती थी, और पूरी कक्षा को लगता है कि वह बुद्धिमान है और उसके सभी डिजाइन सुंदर थे, यह भी बताना चाहती थी। तो मैडी बहुत ज्यादा क्यूरियस थी कि भाई बस मैं पहुंच जाऊं, वांडा हो और मैं उसे बता दूं, यानी कि मतलब मैं अपना जो ये भार है उसे बस हल्का कर दूं कि सॉरी वांडा, जो कुछ भी हुआ वो गलत था। क्योंकि जब आपको ये सपोज अगर आपको पता है कि कोई चीज़ गलत है बट आप तब स्टैंड नहीं ले रहे हो, एंड बाद में आपको पता चल रहा है कि अगर आपने तब कुछ किया होता तो बहुत बड़ा नुकसान उनसे रुक जाता, पर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। आप सोचिए आपको कितना बुरा लगेगा। आप डेली वो चीज़ सोचते रहोगे, आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा उस चीज़ का। वही चीज़, वही स्ट्रेस अभी मैडी फील कर रही है, क्योंकि वो अगर तब स्टैंड ले लेती ना तो शायद कहानी कुछ और ही होती। तो मैडी जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल है इस वक्त, बहुत गिल्ट से प्रेशराइज्ड फील कर रही हैं, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि बस मैं जाऊं और ये सब बातें कर लूं। क्लियर? ओके, आगे देखते क्या होता है। मैडी सॉ व्हाइट हाउस एंड टोल्ड पैगी दैट इट सीम्स टू बी वांडा's हाउस। Peggy knocked at the door but no one answered. They went to the backyard and tried knocking on the door but again nobody answered. होता क्या है, मैडी जो है वो एक, जैसे ये लोग जाते हैं तो मैडी को एक छोटा सा सफेद कलर का घर दिखता है, जिसे पॉइंट करके बोलती है पैगी देखो, मुझे लगता है ये वांडा का ही घर है। पैगी जाती है, जल्दी से नॉक करती है फ्रंट डोर पे, पर कोई आवाज़ नहीं आती। फिर ये लोग पीछे के दरवाजे पे जाते हैं, वहां पर जाके नॉक करते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती, और इससे डेफिनेटली क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब ये घर देख के मैडी को ये भी लगता है कि डेफिनेटली वांडा का घर है। क्यों? क्योंकि वो घर कैसा था, बहुत ही गंदी कंडीशन में था, शाबी था, बट बहुत साफ सुथरा था, यानी टूट फूट रहा था बट साफ सुथरा था। जैसे कि वांडा की ड्रेस हुआ करती थी, बहुत फेडेड ब्लू कलर की, यानी बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, बट फिर भी साफ सुथरी थी। तो यहाँ पर उसको यही लग रहा था कि ये डेफिनेटली वांडा का घर है, बट घर देख के कोई भी लाइफ का साइन नहीं दिख रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी वहाँ कोई रह रहा है। तो डेफिनेटली पेट्रन्स कीज जा चुके थे, यानी फेस टू फेस अपोलोजाइज करने का मैडी ने तो पूरा मौका गवा दिया था। Wanda and her family had already left the house. Both Wanda and Maddie went back. Wanda नहीं, यहाँ पे आएगा पैगी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वांडा और उसकी जो फैमिली है वो चले जाते हैं, जा चुके हैं वहां से, पेट्रन्स कीज जा चुके हैं, और इसीलिए पैगी और मैडी भी चुपचाप फिर वहां से वापस चले जाते हैं। मैडी वॉजंट एबल टू फॉरगेट द होल मैटर, और मैडी जो है वो पूरा ये जो मैटर था वो भूल ही नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मतलब क्या किया हमने उसका दिल दुखाया। तो ये सब चीजें सोच सोच कर उसे बहुत बुरा लग रहा था। शी थॉट अबाउट इट एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट शी वुड नॉट मेक एनीबडी अनहैप्पी एज शी डिड विद वांडा। शी डिसाइडेड टू स्पीक अप अगेंस्ट द रॉन्ग। होता क्या है ना, ये जो पैगी है वो तो चलो सारी चीज़ें भूलने लगती है, क्योंकि उसने कभी रियलाइज किया ही नहीं कि ये गलत था, तो उसको इतना बुरा नहीं लग रहा था। बट मैडी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे रात को नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत कोशिश कर रही थी सोने की, बट उसके दिमाग में बार बार वांडा आ रही थी। फाइनली वो बैठ गई बिस्तर पे, अपने सर में अपने हाथ में अपना सर पकड़ लिया और सोचे जा रही है। अब तक की सबसे गहरी सोच थी ये मैडी के लिए, और उसने फाइनली सोच विचार करके, विचार विमर्श करके ये इस पॉइंट पे आई वो कि आज के बाद वो कभी भी चुपचाप खड़े होकर कुछ गलत होते
हुए नहीं देखेगी। वो जाएगी, अगर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा होगा तो उसके खिलाफ बोलेगी, उसको रोकेगी। साथ ही साथ वो जितना वैंडा को अनहैप्पी कर चुकी थी, जितना दुखी कर चुकी थी, उतना वो आज के बाद किसी को भी दुखी होने नहीं देगी। ये चीज उसने ठान ली थी। इवन इफ ये सब करने में अगर वो पैगी की फ्रेंडशिप भी गवा देती है ना, अगर पैगी उसको बोल भी देती कि अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मैडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अब सही करने वाली है। क्लियर? चलिए इसी को अब हिंदी में हम पढ़ते हैं। सो हिंदी में देखते हैं इसको। मैडी ने एक सफेद घर देखा और पैगी से कहा कि यह वैंडा का घर लगता है। पैगी ने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो इनको मतलब देखते से मैडी को लगता है कि ये किसका घर है, वैंडा का घर है। और वो फटाफट से जो है पैगी जाती है और दरवाजे पे खटखटाती है, बट कोई जवाब नहीं आता। वे घर के पीछे के दरवाजे पर गए और दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कोई अंदर है ही नहीं, यानी ये लोग घर छोड़कर जा चुके थे। सो वैंडा और उसका परिवार पहले ही घर छोड़ चुका था। पैगी और मैडी दोनों वापस चले गए। मैडी पूरे मामले को भूल नहीं पा रही थी, तो ये लोग वापस चले जाते हैं ऑब्वियसली निराश होकर, क्योंकि ये लोग आए थे कि फाइनली बात हो जाएगी वैंडा से, बट नहीं हुआ। अब ये मैडी जो है वो भूल ही नहीं पा रही इस चीज को। पैगी धीरे धीरे भूल चुकी थी ये सब चीजें, बट मैडी बिल्कुल नहीं भूल पा रही थी इस पूरे मैटर को। उसने इसके बारे में सोचा और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि वह किसी को भी दुखी नहीं करेगी, जैसा उसने वैंडा को किया था। उसने गलत के खिलाफ बोलने का फैसला किया। फाइनली वो बहुत देर तक सोचती है और इस कंक्लूजन पे, इस सारांश पे आती है कि लाइफ में वो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत होने नहीं देगी। अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो वो रोकेगी उस चीज को, और वो किसी को भी इतना दुखी नहीं करेगी जितना उसने डेफिनेटली वैंडा को किया है। डन? ओके। Both Peggy and Maddie decided to write a letter to Wanda. अब होता क्या है, एक सैटरडे की बात है, ऑन सैटरडे आफ्टरनून ये लोग ना एक साथ बैठे हुए थे और दोनों एक लेटर लिखने का डिसाइड करते हैं। किसको? वैंडा को। In the letter they wanted to say that they were sorry but ended up writing a friendly letter. दोनों चाह रहे थे कि वो इस पत्र में वैंडा को कहेंगे कि हमें बहुत खेद है, we are very sorry, but finally ये लोग क्या करते हैं, एक apologizing letter की जगह ये लोग एक friendly letter, एक मित्रतापूर्ण पत्र जो है वो लिख देते हैं। In the letter they wrote about the drawing contest, told her that she had won and told her that her drawings were beautiful. तो क्या होता है ना, लेटर में इन लोगों ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा था, जहां पर ये बताते हैं वैंडा को कि तुम ना जीत गई हो और तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत सुंदर हैं। They asked her whether she likes the new place and the new teacher or not. फिर ये पूछते हैं कि तुम्हें नई जगह अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, और तुम्हारी जो नई टीचर हैं, शिक्षिका हैं, वो तुम्हें पसंद आ रही है कि नहीं। They mailed the letter to Boggins Heights and wrote please forward on the envelope. तो ये क्या करते हैं, ये सीधे सीधे बॉगन हाइट के एड्रेस पे मेल कर देते हैं और फॉरवर्ड, प्लीज फॉरवर्ड लिख देते हैं, मतलब जो भी एड्रेस है वहां पर आप ये पहुंचा दीजिएगा, जो भी नया एड्रेस है किसका, पेट्रन्स की इसका। तो होता क्या है, ये लोग चाह रहे थे कि लेटर में लिखेंगे कि हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं वैंडा, माफ कर दो, वापस आ जाओ, ऐसा कुछ लिखने की ये सोच रहे थे, बट ये लोग वैसा लिख नहीं पाते। ये एक ऐसा लेटर लिखते हैं जो शायद ये लोग अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड को लिखते। तो इन्होंने क्या मेंशन किया, कॉन्टेस्ट के बारे में मेंशन किया कि तुम जीत गई हो, तुम्हारी ड्राइंग सब बहुत खूबसूरत हैं, और बताओ ना तुम्हारी जो नई जगह है वो तुम्हें कैसी लग रही है, नई टीचर जो है वो अच्छी लग रही है कि नहीं, जैसे कि आप नॉर्मली किसी भी फ्रेंड से पूछोगे, वही चीजें ये लिखकर मेल कर देते हैं। क्लियर? ओके। पैगी और मैडी दोनों ने वैंडा को एक पत्र लिखने का फैसला किया। पत्र में वे कहना चाहते थे कि उन्हें खेद है, लेकिन एक मित्रपूर्ण पत्र लिखकर समाप्त किया। पत्र में उन्होंने ड्राइंग प्रतियोगिता के बारे में लिखा, उसे बताया कि वह जीत गई है और उसे बताया कि उसके चित्र कितने सुंदर थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे नई जगह और नई शिक्षिका पसंद है या नहीं। उन्होंने बॉगिन्स हाइट्स को पत्र मेल किया और लिफाफे पर क्या लिख दिया, प्लीज फॉरवर्ड। तो इन्होंने पत्र लिख दिया। अब देखते हैं इसका जवाब आता है कि नहीं, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। Weeks went by, but Wanda did not answer the letter. हफ्ते हफ्ते बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बट वैंडा का कोई जवाब नहीं आया था। Peggy had started to forget everything and Maddie started giving speeches at night, protecting Wanda from people teasing her, which helped her to go to sleep. अब होता क्या है कि ये लोग आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आता नहीं है, तो ये लोग ये सोचते हैं कि शायद वैंडा का इतना दिल दुखा है, वो इतनी दुखी है इन सब चीज़ों से कि वो जवाब देना भी नहीं चाहती, और हम उसे दोष भी नहीं दे सकते, बिकॉज इसकी जगह और कोई भी होता तो वो भी बहुत उदास होता, उसका दिल टूट जाता कि कोई ऐसे कैसे किसी को बुरी तरीके से ट्रीट कर सकता है। तो उनका जवाब ना आना इन लोगों को थोड़ा डाइजेस्टेबल लगता है, बट पैगी क्या है ना, वो भूल चुकी थी सब चीज़ें, बट मैडी को अभी भी इन चीज़ों से थोड़ा फर्क पड़ रहा था। तो वो अब रात को उसको चलो कम से कम नींद आती थी, बट कैसे आती थी, वो इमेजिन करती थी कि वैंडा को कोई परेशान कर रहा है, और एकदम से जो मैडी है वो आती हैं और कहती हैं स्टॉप,
और ऐसे बचाती हैं वांडा को, और ये सोच सोचकर ऐसी स्पीचेस दे देकर उनको फाइनली नींद आने लगी और ऐसे वो अपने आप को सुलाती थी रात को। तो इतना ज़्यादा गिल्ट फील होता है, और ये चीज़ सच भी है। अगर आप ऐसा कुछ होता भी है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया, तो आपको इतना बुरा लगता है कि आप ना नॉर्मली नहीं रह पाते हो, आपको लगता है मैंने क्या कर दिया, राइट। सो वही चीज़ मैडी के दिमाग में भी चल रही है। Soon it was Christmas time, and on the last day of the school before the Christmas holidays, Miss Mason received a letter from Wanda. Finally बहुत टाइम बीत चुका है, क्रिसमस का समय आ गया है, दिसंबर मंथ है, और जो भी स्कूल मतलब क्रिसमस की छुट्टियां लगने वाली थी, विंटर वेकेशन, उसके एक दिन पहले की बात है कि छुट्टी लगने के पहले, यानी लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द वेकेशन। और उस दिन मिस मेसन को एक पत्र आता है, एक लेटर आता है, और वो लेटर किसने लिखा हुआ है? वांडा ने। अब क्या है उस लेटर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम इसका हिंदी देख लेते हैं। सप्ताह बीत गए लेकिन वांडा ने पत्र का जवाब नहीं दिया। पैगी सब कुछ भूलने लगी थी और मैडी ने वांडा को चिढ़ाने वाले लोगों से बचाने के लिए रात में भाषण देना शुरू कर दिया, जिससे उसे सोने में मदद मिली। जल्द ही क्रिसमस का समय था और क्रिसमस की छुट्टियों से पहले स्कूल के आखिरी दिन मिस मेसन को वांडा के द्वारा लिखा हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ। अब उस लेटर में क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं। In the letter, Wanda sent Christmas greetings to all and mentioned that the girls can keep all the 100 dresses as she has a new 100 ones in her new house. तो वो सीधे सीधे पहले तो मिस मेसन को बोलती है कि आप कैसे हो, रूम 13 कैसा है, क्रिसमस की बधाइयाँ देती हैं बट टुवर्ड्स दी एंड, और ये बोलती हैं कि जितनी भी लड़कियां आप उन्हें कह सकते हैं कि मेरी 100 की 100 ड्राइंग्स जो हैं वो सब लड़कियां एक एक रख लें, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और नई 100 डिज़ाइंस हैं, साथ ही 100 ड्रेसेस हैं, डिज़ाइंस भी नहीं कहा, 100 नई ड्रेसेस हैं। साथ ही साथ वो ये कहती हैं स्पेशली कि पैगी और मैडी के लिए स्पेशल ड्रेसेस हैं, वो पढ़ेंगे। और वो क्या करती हैं, लास्ट में क्रिसमस की सबको बधाइयाँ देती हैं, कहती है मेरी क्रिसमस टू यू एंड द होल क्लास। ऑल्सो वो क्रिसमस के टाइम पे स्कूल को मिस कर रही हैं, और मिस मेसन जो हैं उनके जैसी उनकी नई टीचर नहीं हैं। She mentioned that the green dress with red trimmings should be given to Peggy and the blue dress with colorful trimmings should be given to Maddie. Even वो ये कहती है कि जो जंगल हरे कलर की जो ड्रेस है उस पर लगे हुआ है क्या, रेड कलर का एक सैश, तो रेड ट्रिमिंग सजावट हो गई, वो ड्रेस आप पेगी को दे दीजिएगा, और जो ब्लू कलर की ड्रेस है जिसपे कलरफुल ट्रिमिंग्स है वो आप मैडी को दे दीजिएगा। Both Peggy and Maddie were happy and accepted the gifts. Maddie pinned the dress in her room on the wallpaper. दोनों बड़े खुश हो जाते हैं पेगी और मैडी, क्योंकि इन लोग को लगता है कि वांडा शायद इन्हें पसंद करती थी, क्योंकि तभी उसने स्पेशल ड्राइंग्स जो हैं इनको दी। तो ये सोच के फाइनली अच्छा लग रहा था किसको, पेगी और मैडी को। मैडी जाती हैं खुशी खुशी अपने घर पे, और वो जो डिज़ाइन है जो वांडा ने इसे गिफ्ट किया है वो जाके अपने रूम के वॉलपेपर, जो कि फ्लावर प्रिंट का वॉलपेपर है, एक जगह से फट चुका है, वहां पर लगा देती है, क्योंकि उस डिज़ाइन से वो जो बेजान सा घर था उसमें भी जान आ जाती है, इतनी खूबसूरत कलर्स उसमें यूज किए गए। क्लियर? ओके। पत्र में वांडा ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं भेजी और उल्लेख किया कि लड़कियां सभी 100 पोशाकें रख सकती हैं, क्योंकि उसके नए घर में और 100 नई पोशाकें हैं। उसने उल्लेख किया कि लाल रंग की सजावट वाली हरी पोशाक पेगी को दी जानी चाहिए और रंगीन सजावट वाली नीली पोशाक मैडी को दी जानी चाहिए। पेगी और मैडी दोनों खुश थे और उन्होंने उपहार स्वीकार किया। मैडी ने वॉलपेपर पर ड्रेस को अपने कमरे में लगा दिया, वो जो ड्रेस की डिजाइन थी वो लगा दिया। क्लियर? ओके। Maddie looked carefully at the picture for a long time and noticed that the face in the drawing looked like her own face. अब होता क्या है कि मैडी ने ना कलर्स से ऊपर कभी कुछ देखा ही डिजाइन में, उसको कलर्स से इतने ज्यादा मतलब वो इतने डिटेल्ड खूबसूरत रंग थे उस डिजाइन के कि उसका कभी ध्यान ही नहीं गया किस पे, चेहरे पे। बट ध्यान से वो देखती है मैडी और उसे दिखता है कि उस ड्राइंग का जो चेहरा है उसकी शक्ल बिल्कुल हूबहू मैडी से मैच करती है। She rushed to Peggy's house and checked her drawing. और ये देखकर वो पैगी के घर भाग के जाती है और पैगी को बोलती है तुम्हारी ड्राइंग, मतलब वो जो ड्राइंग का है जो वांडा ने तुम्हें दी है। और ये लोग जाते हैं पैगी के रूम में, उस ड्राइंग को उठा के देखते हैं और होता क्या है, द फेस ऑन द ड्राइंग लुक्ड लाइक पैगी, और पैगी की ड्राइंग में हूबहू पैगी का चेहरा बना हुआ था। पैगी एंड मैडी वर हैप्पी दैट वांडा लाइक्ड देम एंड thus drew special drawings for them. और ये दोनों खुश जाते हैं कि डेफिनेटली वांडा इन्हें पसंद करती थी, क्योंकि तभी वांडा ने इनके लिए स्पेशली ड्राइंग्स बनाई जिसमें इनका चेहरा भी ड्रॉ किया है। Maddie got tears in her eyes and she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, claiming about her 100 dresses all lined up in her closet. और ये देखकर डेफिनेटली मैडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो इमोशनल हो जाती है और उसके दिमाग में अक्सर उसकी आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैं जब भी उसके दिमाग में छवि आती है कि वांडा उस जगह पे खड़ी है जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और जो भी लड़कियां हैं वो उस पर हंस रही हैं, जब वो ये कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सबकी सब पंक्तिबद्ध। क्लियर? ओके।
मैडी ने बहुत देर तक तस्वीर को ध्यान से देखा और देखा कि ड्राइंग में चेहरा उसके अपने चेहरे जैसा लग रहा था। वह दौड़कर पैगी के घर गई और उसकी ड्राइंग ध्यान से देखी। ड्राइंग पर चेहरा पैगी जैसा लग रहा था। पैगी और मैडी खुश थे कि वांडा उन्हें पसंद करती थी और इस तरह उनके लिए विशेष चित्र उसने बनाए। मैडी की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि वांडा स्कूल के प्रांगण यानी कि जो भी यार्ड है में उस धूप वाली जगह पर अकेली खड़ी है, यह दावा करते हुए कि उसकी अलमारी में उसके 100 कपड़े पंक्तिबद्ध हैं। और इस तरीके से आपके चैप्टर की समरी भी एंड होती है। सो आई होप चैप्टर ऑलरेडी क्लियर था और समरी के साथ आपको और लाइन्स मिल गई हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। डन? ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज की समरी के एंड में। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो ऑलरेडी क्लियर है, आपको उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स अच्छे से आ गए हैं समझ, साथ ही साथ समरी भी क्लियर हो गई है। अब बचते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द वेबसाइट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको गूगल पे जाके बस magnetbrains.com टाइप करना है और आप वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब वेबसाइट पे जाने का सबसे मुख्य रीजन यही है कि आपके सामने ना सारी चीजें ऑर्डर में मिल जाती हैं। आपको पता चलता है, अच्छा ठीक है मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी मीडियम का कोर्स देख सकता हूँ, मेरे पास स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, अच्छा मैं IIT JEE की प्रेपरेशन कर सकता हूँ। तो आपको ना सब दिख जाता है यहाँ पे एंड आप जाके बस क्लिक कर दीजिए और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे आज के लिए आपको इंग्लिश मीडियम का कोई टॉपिक पढ़ना है, आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको क्लास भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी और आप बस उस क्लास पे क्लिक कर दीजिए जिसका भी सब्जेक्ट आपको देखना है। सपोज आपने क्लास 10th पे क्लिक किया, आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, यानी सब्जेक्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है। इवन बुक के साथ आपको पता चल जाएगा कहां पर कौन से चैप्टर्स गिवन है। सो जैसे आपको पहली बुक आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो पढ़ना है इंग्लिश की, आप क्लिक कीजिए, आपके सामने अब आएंगे सारे चैप्टर्स, यानी चैप्टर का नाम भी टाइप नहीं करना, सीधे क्लिक कर दो उस चैप्टर पे जिसका वीडियो देखना है। सपोज आपने यूनिट 1 पे क्लिक किया, आपके सामने जो ये पर्टिकुलर वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट होगा जो कि लिटरेचर पोर्शन का है। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, सारे कोर्सेज को देखना, कहां पर जाकर वेबसाइट पे जाके, तो एक बार magnetbrains.com जरूर विजिट करना। डन? ओके चलिए। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको समरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। साथ ही साथ इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं प्लीज उन्हें नोट डाउन कर लेना ताकि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में उन्हें प्रेजेंट कर सको। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में, बट हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।